मैं एक रोमांस नॉवेल में एक बैकग्राउंड एनपीसी के रूप में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। जब मुझे पता चला कि सेकंड फीमेल लीड की किस्मत में मेन कपल के लिए सिर्फ एक सीडी बनना और फिर मर जाना लिखा है, तो मेरा दिल पसीज गया और मैंने सिस्टम की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए उसे बचाने का फैसला किया। अगर मेरे लिए उसका अफेक्शन वैल्यू 100 तक पहुंच जाता, तो वह विलेन के अपने रोल से बच सकती थी और इस दुनिया में एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती थी। और मुझे सिस्टम द्वारा वादा किए गए $5 मिलियन मिल जाते, जिसके बाद मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता था। इसलिए मैं क्लो बेनेट का साया बन गया, जो हमेशा उसके साथ रहता था। उसकी कंपनी उसे बहुत ज़्यादा बिजी रखती थी, तो उसका बोझ कम करने के लिए मैंने उसके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर अप्लाई किया। जब काम पर लंबे घंटों के कारण उसे पीठ में भयानक दर्द रहने लगा, तो मैंने अपने पैसों से थाईलैंड जाकर बेस्ट हाई मसाज मास्टर से मसाज सीखी, ताकि मैं उसके कंधों और पैरों की मालिश करके उसे आराम दे सकूं। जब आधी रात को उसे शहर के बाहर की एक छोटी सी दुकान से वॉन्टन खाने की क्रेविंग हुई और मुझे कोई कैब नहीं मिली, तो मैं भारी बारिश में 6 मील से ज़्यादा पैदल चलकर उसके लिए वो लेकर आया। लेकिन जैसे ही मैंने बहुत मेहनत से उसका अफेक्शन वैल्यू 99 तक बढ़ाया, मेल लीड ने मेरे ठीक सामने उसे जबरदस्ती किस कर लिया और उसी पल अफेक्शन वैल्यू गिरकर जीरो हो गया। सिस्टम ने मुझसे बेबसी से पूछा, "यह तीसरी बार है। क्या तुम आगे कोशिश करना चाहते हो?" मेरा दिल राख की तरह बिखर चुका था और मैंने बार बार ना में सिर हिलाया। "नहीं, प्लीज़ बस मुझे घर ले चल जाओ। मुझे मेरी मॉम की याद आ रही है।" जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, क्लोए ने अविश्वास से ऊपर देखा। उसका चेहरा घबराहट से भर गया और फिर एक मशहूर नेशनल एक्ट्रेस के रूप में अपनी इमेज की परवाह किए बिना वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ी और मुझसे उसे छोड़कर ना जाने की भीख मांगने लगी। 3 दिन पहले मैं क्लो के साथ उसके कॉलेज रियूनियन में गया था। पार्टी में मेल लीड लियम एंडरसन ट्रूथ और डेयर का गेम हार गया और उसे ऑपोजिट सेक्स के किसी इंसान को किस करना था। उसकी नज़रें तुरंत मेरी मंगेतर क्लो पर पड़ी। यह देखकर क्लो के सभी दोस्त मेरी तरफ मुड़े। "यह सिर्फ एक गेम है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना?" क्लोए ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और मेरे बोलने से पहले ही बोल पड़ी, "घटिया बातें मत करो।" उसके दोस्तों ने यह देखा और कमेंट किया कि मैं कितना लकी हूँ, जो क्लो जैसी एक बड़ी स्टार की नज़र मुझ पर पड़ी है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसका हाथ मेरे कंधे में इतनी ज़ोर से गड़ रहा था कि मुझे दर्द हो रहा था। जब मैंने अपनी आंखों में मिन्नतें लिए उसकी तरफ देखा, तो वह पूरी तरह से बेखबर होकर बस लियम को ही घूर रही। अपने समय में लियम कैंपस का हार्ट थ्रोब हुआ करता था और हर कोई उसका हौसला बढ़ा रहा था, उसे बस किस करने के लिए कह रहा था। लियम की आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उसने एक नकली मुस्कान दी। उसकी नज़रें अपनी आंखों के कोनों से हम पर ही टिकी थीं। एक लड़की जिसने उस समय लियम को इम्प्रेस करने की नाकाम कोशिश की थी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। "अगर क्लोई यह नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे लिए हूँ।" वह एक फैन गर्ल की तरह हंसी और उसकी तरफ झुक गई। क्लोई ने अपना सिर नीचे किया, एक ताज़ा छिला हुआ संतरे का टुकड़ा अपने मुंह में डाला और मेरे लिए भी एक टुकड़ा तोड़कर मुझे खिलाया। लेकिन मैं उसके सिर के ऊपर अफेक्शन वैल्यू को गिरते हुए देख सकता था। मुझे पता था कि उसका दिल टूट गया था और वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल अपना ध्यान भटकाने के लिए कर रही थी। लियम ने अपने आंसू रोकते हुए अचानक उस लड़की को धक्का दे दिया, ठीक उसी समय जब वह उसे छूने वाली थी, और चिल्लाया, "मैं यह नहीं चाहता।" जो संतरे का टुकड़ा क्लोए मुझे खिलाने वाली थी, वह हवा में ही जम गया। लियम ने फिर बहुत जज्बाती होकर कहा, "मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ एक ही इंसान रहा है। मुझे पता है कि उसकी शादी होने वाली है, लेकिन मैं आज बस एक बार के लिए हिम्मत दिखाना चाहता हूँ।" इसके साथ ही लियम आगे बढ़ा। उसने मुझे किनारे खींच लिया और क्लो के चेहरे को पकड़कर उसे किस कर लिया। क्लो ने कोई विरोध नहीं किया। सच तो यह है कि जिस पल एलियम ने पीछे हटना शुरू किया, उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कुछ पल के सन्नाटे के बाद पूरा कमरा जोरदार तालियों और चीखों से गूंज उठा और कुछ लोग तो अपने फ़ोन से तस्वीरें भी लेने लगे। सिस्टम मेरे दिमाग में गुस्से से चिल्लाया, "सेकंड फीमेल लीड, क्या तुम्हें याद भी है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है?" बदकिस्मती से मेरे अलावा कोई इसे नहीं सुन सकता। मेरे दिमाग में अलार्म तेजी से बजता रहा। अफेक्शन वैल्यू ज़ीरो पर रीसेट हो गया है। अफेक्शन वैल्यू ज़ीरो पर रीसेट हो गया है। वे पूरे 2.5 मिनट तक एक दूसरे को किस करते रहे। फिर आखिरकार अलग हुए। दोनों की सांसें फूल रही थीं और उनकी नज़रें एक दूसरे पर गहराई से टिकी थीं। अगले ही सेकंड सबके सामने के हलोए ने एलियम का हर ले जाने लगी। सिस्टम ने निराशा से पूछा, "तीसरी कोशिश नाकाम रही। होस्ट, क्या तुम आगे कोशिश करना चाहते हो?" मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। "नहीं, मैं घर जाना चाहता हूँ।" मैंने अपनी आंखों के कोनों से देखा कि क्लो के कदम एक सेकंड के लिए लड़खड़ाए, लेकिन आखिर में वह बिना पीछे देखे वहां से चली गई और मुझे सबके सामने अकेला छोड़ दिया। जब तक मैं वहां से बाहर निकला, क्लो की कार जा चुकी थी। वह जगह शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में थी, इसलिए मेरे पास घर पैदल जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जबकि एक के बाद एक कारें मेरे पास से तेजी से गुजर रही थी। कोई ऐसा इंसान जो मुझे पसंद नहीं करता था, उसने जानबूझकर मुझे बेइज्जत करने के लिए अपनी कार रोकी। "मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारे इस चापलूसी वाले नाटक से पक चुका हूँ। बस एक अच्छे छोटे असिस्टेंट बने रहो और बड़े सपने देखना बंद करो। तुम बस एक घटिया इंसान हो जो दूसरों की पीठ पीछे उनकी गर्लफ्रेंड चुरा लेता है।" यह कहने के बाद उसने इंजन को रेस दी और मुझे धुएं के गुबार में छोड़कर चला गया। मैंने अपना चेहरा साफ करने के लिए एक वेट वाइप निकाला और धूल के साथ साथ अपने आंसू भी पोंछ लिए। मैंने कभी जानबूझकर किसी को नहीं चुराया था। जब मैं पहली बार इस नॉवेल में आया था,
तब लियम पहले ही क्लो को छोड़ चुका था और मेन फीमेल लीड इजाबेला वैन से सगाई करने के लिए विदेश जा चुका था। सिस्टम ने मुझे बताया था कि अगर मैं खलो का अफेक्शन वैल्यू 100% तक पहुंचा दूं, तो मैं उसकी मौत की लिखी हुई किस्मत को पूरी तरह बदल सकता हूं और साथ ही $5 मिलियन लेकर घर जा सकता हूं। और यह उसका दिल जीतने की मेरी तीसरी कोशिश। पहली बार एक क्रू मेंबर की गलती के कारण सेट पर लगी आग में खलो फंस गई थी। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था, लेकिन जब उसे होश आया तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी और उसने मुझे ही आग लगाने वाला समझ लिया और पूरे इंटरनेट पर मेरी धज्जियां उड़ा दी। दूसरी बार वह आखिरकार मुझसे शादी करने के लिए मान गई थी। मैंने आधे साल से ज़्यादा समय हर एक चीज़ की बहुत बारीकी से प्लानिंग करने में लगा दिया था। लेकिन हमारी शादी के दिन लियम ने उसे फ़ोन करके बस थोड़ा सा रोने का नाटक किया और पेट दर्द की शिकायत की, और उसने तुरंत मुझे मंडप में अकेला छोड़ दिया और उसकी देखभाल करने के लिए पहली फ़्लाइट बुक करके विदेश चली गई। पहले मैं इस बात का दोष इस पर डाल सकता था कि अफेक्शन वैल्यू सिर्फ 60%, लेकिन इस बार यह 99% तक पहुंच गया था और फिर भी यह जीरो पर रिसेट होने की अपनी किस्मत से नहीं बच सका। सिस्टम ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि कम से कम मैं 10 दिनों में घर तो जा सकूंगा। हालांकि क्योंकि मैं किस्मत के खिलाफ जा रहा था, मुझे जाने से पहले एक छोटे से बैकलेश का सामना करना पड़ेगा। मैं कड़वाहट भरी हंसी हंसा। मैं इतने लंबे समय से टॉर्चर सह रहा हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस चीज़ से डरता हूँ? अगले दिन खलो का एक फिल्म शूट था, इसलिए मैं जल्दी सेट पर पहुंच गया। मैं जल्दी घर जाने की तैयारी कर रहा था और किसी के लिए कोई और मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। लेकिन खलो लेट थी। मैंने उसे 1 घंटे तक कॉल किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। डायरेक्टर की खलो पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। तुम उसके असिस्टेंट हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ पहले से कोऑर्डिनेट कैसे करना है? मैंने बार बार झुककर माफ़ी मांगी और आईमेसेज खोलकर उसे एक के बाद एक मैसेज भेजना शुरू किया कि वह कब तक आएगी। मैं अनजाने में ही उसके करियर को लेकर परेशान हो रहा था। यह फिल्म उसके लिए बहुत ज़रूरी थी और एक अच्छी परफॉर्मेंस उसे वह बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिला सकती थी, जिसका वह 4 सालों से सपना देख रही थी। इसके अलावा डायरेक्टर इंडस्ट्री का एक मशहूर ए लिस्टर था और उसकी नज़रों में बुरा बनने से खलो के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती। जैसे ही मैं घबराहट से पागल हो रहा था, डायरेक्टर मेरे पास आया और मुझे बताया कि क्लोई ने पहले ही उसे कॉल करके छुट्टी ले ली है, यह कहते हुए कि उसे कुछ काम आ गया है। इंडस्ट्री में क्लोई की अच्छी रेपुटेशन और ऊंचे स्टेटस को देखते हुए उसने तुरंत उसकी बात मान ली। लेकिन प्रोडक्शन को पहले ही नुकसान हो चुका था, जिसका बिल डायरेक्टर ने उसके एजेंट को भेज दिया। जब एजेंट को पता चला तो उसने सब कुछ मेरे सिर मढ़ दिया। मुझे सबक सिखाने के लिए मेरी 3 महीने की सैलरी काट ली और यहाँ तक कि मुझे एक उदाहरण बनाने के लिए कंपनी के ग्रुप चैट में इस घटना के बारे में पोस्ट कर दिया। क्लोए ने मेरे बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा, वह बस चुप रही। दोपहर 2:30 बजे लियम ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया। फोटो में वह और क्लो अपनी उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए हुए दिखाई दे रहे थे और कैप्शन था, बोर हो रहा था, इसलिए मैंने फ्यूचर बेस्ट एक्ट्रेस क्लो बेनेट से झूठ बुलवाकर छुट्टी दिलवा दी ताकि वह मेरे साथ घूम सके। नीचे तुरंत एक कमेंट आया, इसे कहते हैं एक दूसरे के लिए बना परफेक्ट मैच। उम्मीद है तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे और उस ईथन कोल नाम के लड़के को फिर से मौका मत देना जब वह कमज़ोर महसूस कर रही हो। उस कमेंट के पोस्ट होने के 5 सेकंड से भी कम समय के बाद किसी ने नफरत भरे अंदाज में रिप्लाई किया, तो क्या हुआ अगर उसने मौका मारा? उसके पास 4 साल थे और फिर भी वह खलो का दिल नहीं जीत सका। कितना बड़ा लूजर है। खलोए ने मेरा मजाक उड़ाने वाले सभी कमेंट्स को इग्नोर कर दिया और सीधे उस पोस्ट के नीचे रिप्लाई किया, जब तक तुम खुश हो मैं कुछ भी करूंगी। उसने खुलेआम और बेशर्मी से लियम के लिए अपना प्यार दिखाया और मेरे ऊपर थोपे जा रहे इस अपमान को पूरी तरह से इग्नोर कर। मैं खुद को उसे आई मैसेज भेजने से नहीं रोक पाया और पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम छुट्टी ले रही हो? मैं सिर्फ तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इस बार क्लोए ने जल्दी से रिप्लाई किया, तुम सिर्फ एक असिस्टेंट हो, मुझे तुम्हें पहले से सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कड़वाहट भरी हंसी हंसा। सच में सिर्फ एक असिस्टेंट, लियम के लिए एक ऐसी औरत जो कभी छुट्टी नहीं लेती थी। उसने अचानक 3 दिन की छुट्टी ले ली थी और अब मेरे और अपने से एक आसाफ लकीर खींच रही थी। यह साफ था कि उसके दिल में कोई भी इंसान या चीज़ लियम से ज़्यादा अहम नहीं। मैंने रिप्लाई करने की जहमत नहीं उठाई और अपने फ़ोन से उससे जुड़ी हर चीज़ डिलीट कर दी। मेरा सब्र टूट चुका था। मैं यह नौकरी छोड़ने वाला था। अगले दिन जब मैं एजेंट से मिलने कंपनी गया, तो मेरी मुलाकात इत्तेफाक से लियम से हो गई। वह अपना कंधा सहला रहा था और किसी को डांटने के लिए ऊपर देखने ही वाला था, लेकिन मुझे देखकर रुक गया। फिर उसने जल्दी से नीचे झुककर मेरा गिरा हुआ रिजिग्नेशन लेटर उठा लिया। उसे देखकर वह चिल्लाया, क्लोए ने मेरे साथ घूमने के लिए सिर्फ 1 दिन की छुट्टी ली, तुम इतना तमाशा क्यों कर रहे हो और नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? एक ही वाक्य में उसने मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया जो बिना बात के हंगामा कर रहा था। मुझे माफ़ करना ईथन, हम बहुत देर तक बाहर थे और थक गए थे, इसलिए मैंने उससे मेरे साथ छुट्टी लेने की मिन्नतें की। मैं जल्दबाजी में तुम्हें बताना भूल गया। चिंता मत करो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हम पक्का तुम्हें पहले बता देंगे ताकि तुम किसी मुश्किल में न पड़ो। कल रात उस फेसबुक पोस्ट पर आए कमेंट्स बहुत घटिया थे, उन्हें दिल पर मत लेना। सच कहूँ तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कि तुम इतने सालों से खलो के साथ हो और उसका इतना अच्छा ख्याल रख रहे हो। लियम ने एक चमकदार और उदार मुस्कान के साथ कहा। मैंने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ लिया।
यह देखकर मेरे चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए और मैंने बिना एक पल सोचे उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, मैं बस उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। लियम के चेहरे पर तुरंत एक लाल रंग का हाथ का निशान छप गया। वह अपना गाल पकड़कर अविश्वास से मुझे घूरने लगा। जैसे ही वह मुझ पर पलटवार करने वाला था, मेरे पीछे से के हलोए की गुस्से से भरी आवाज गूंजी। ईथन कोल, तुम क्या कर रहे हो? मैं चुपचाप देखता रहा जब क्लो उसे बचाने के लिए उसके सामने आ खड़ी हुई। एलियम ने अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए एकदम मासूम और पीड़ित होने का नाटक किया। क्लोए, इसने मुझे पहले मारा। इसने मुझे बेशर्म कहा कहा कि मैंने किसी की गर्लफ्रेंड चुराई है, और फिर मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे गुस्सा आ गया था और मैं पलटकर मारने ही वाला था कि तुम आ गई। क्लो ने तुरंत लियम की बातों पर यकीन कर लिया। उसने प्यार से उसका चेहरा सहलाया और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। क्या दर्द हो रहा है? उसने उसके आंसू पोंछे, उसे अपने पीछे छिपा लिया और फिर एक ठंडी नज़र से मेरी तरफ मुड़ी। माफ़ी मांगो। मैंने अपने जबड़े भींचे और कहा, कुछ नहीं। क्लोए ने चिढ़ते हुए कहा, तुम ही वो इंसान हो जिसका चरित्र खराब है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर तमाशा करने की? सिस्टम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरे दिमाग में क्लो पर चिल्लाने लगा। अगर तुम अंधी हो तो जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाओ। तुम उसकी हर बात पर यकीन क्यों कर रही हो, लेकिन अपने ही बॉयफ्रेंड की एक बात पर भी नहीं? क्या तुम भूल गई हो कि कैसे लियम तुम्हें छोड़कर इजाबेला से शादी करने विदेश चला गया था? वह ईतन ही था जिसने तुम्हारी जान बचाई थी जब तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तुमने कहा था कि इस दुनिया में ईतन ही तुम्हारा इकलौता सहारा है। क्या तुम वो सब भूल गई हो? बस इंतज़ार करो। जब ईतन सच में चला जाएगा तो तुम पछताओगी। क्लो ने एक हल्की सी हंसी हंसी। मेरे दिल में सिर्फ लियम है, मुझे किसी और की परवाह नहीं है। उसकी बातों पर न सिर्फ मैं हैरान रह गया बल्कि सिस्टम भी शांत हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे मेरी बातें सुनाई दे रही हैं? सिस्टम ने पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक गहरी सांस लेने के बाद मैंने एकदम सपाट आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। लियम थोड़ा हैरान दिखा। मैंने उसके रिएक्शन को नज़रअंदाज किया और क्लो से बात करना जारी रखा। तुम सही कह रही हो। मेरा चरित्र खराब है, इसलिए जाहिर है कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनने के लायक नहीं हूँ। इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। क्लो के चेहरे के भाव एक पल के लिए जम गए और उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उसके पास से निकल गया। वह मेरे पीछे आने लगी, लेकिन एलियम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्लो, वह बस नाटक कर रहा है। वह भला तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता है? यह सुनकर क्लोए रुक गई। मैं हंसा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि यह सच है या नहीं। अपना रिजिग्नेशन देने और अपना सारा काम सौंपने के बाद शाम हो चुकी थी। मेरा मूड एकदम सही था क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं घर जाकर अपनी मॉम से मिलने वाला था, जिन्हें मैंने इतने लंबे समय से नहीं देखा। शायद वह इस दुनिया की इकलौती औरत थी जो सच में मुझसे प्यार करती थी। लेकिन जैसे ही मैं कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकला, मेरे दिल में एक तेज दर्द उठा। सिस्टम सामने आया और उसने मुझे बताया कि यह घर जाने से पहले का बैकलेश है। मैं ठीक होने के लिए काफ़ी देर तक किनारे पर बैठा रहा और फिर मुझे अचानक घर पर अपनी छोटी सी बिल्ली की याद आई। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था, तब मैंने उसे अडॉप्ट किया था और उस समय के दौरान जब तक क्लोए मुझे पसंद करने नहीं लगी थी, वही मेरा इकलौता सहारा था। उसके बिना मैं शायद बहुत पहले ही टूट चुका होता। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी याददाश्त से दरवाजे का लॉक खोला और देखा कि पूरा अपार्टमेंट बदल चुका था। दरवाजे के पास रखे स्लीपर्स गायब थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि टीवी स्टैंड पर क्लो और मेरी तस्वीर और किचन में रखे पौधे सब बाहर फेंक दिए गए। उनकी जगह क्लो और लियम की एक तस्वीर और गुलाब का एक गुलदस्ता रखा था, जो लियम का पसंदीदा फूल था। मैं एक पल के लिए जम गया, फिर सीधा बिल्ली के कमरे की तरफ भागा, लेकिन देखा कि वह पूरी तरह से खाली हो चुका था और लियम के गेमिंग रूम में बदल दिया गया था। मैंने पूरे अपार्टमेंट में चप्पे हाइफन चप्पे पर छानबीन की, लेकिन मेरी छोटी बिल्ली का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। एक क्लिक के साथ सामने का दरवाजा खुला। वे दोनों मुझे देखकर चौंक गए। मैं गुस्से में भागता हुआ गया और पूछा, मेरी बिल्ली कहाँ है? लियम मुस्कुराया और बेपरवाही से बोला, मुझे बिल्ली के बालों से एलर्जी है। मैंने कल रात ही उसे निकाल दिया। मैं गुस्से से कांप रहा था और मैंने उसे कॉलर से पकड़ लिया। तुमने उसे कहाँ फेंका? लियम जोर जोर से खांसने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्लोए ने मेरे हाथों को उससे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हें उसे मेरी बिल्ली को बाहर फेंकने देने का क्या हक है? उसकी देखभाल तुम तो नहीं कर रही थी ना? क्या तुम इस लड़के को अपने घर में लाने के लिए इतनी बेताब हो? क्लो, तुम सच में किसी काम की नहीं हो। यह सुनकर क्लो ने मेरे हाथों को लियम से छुड़ाया और फिर मेरी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसे गुस्से से घूरा। अगर मेरी बिल्ली को कुछ हुआ तो मैं यह पक्का करूंगा कि तुम दोनों में से किसी की भी जिंदगी अच्छी न रहे। क्लोई थोड़ी घबराई हुई दिखी और उसने मुझे धीमी आवाज में दिलासा दिया, गुस्सा मत करो। क्या मैं तुम्हें उसे ढूंढने ले चलूं? लियम ने जबरदस्ती बिल्ली को कार में खींच लिया था। मैंने सिक्योरिटी फुटेज देखी जिसमें मेरी बिल्ली अपने पंजे जमीन में गड़ा रही थी। लियम के साथ जाने से मना कर रही थी, लेकिन लियम ने बिना कुछ सोचे समझे उसे कार में घसीट लिया। मैंने लियम को ठंडी नजर से घूरा, रास्ता दिखाओ। मैं खुद कार चला रहा था और लियम पैसेंजर सीट पर बैठकर मुझे रास्ता बता रहा था, जो आखिरकार हमें एक स्लॉटर हाउस में ले गया। वह जगह बहुत गंदी थी और बदबू बर्दाश्त के बाहर थी। क्लोए अपनी उल्टी रोकते हुए मेरे पीछे पीछे आई। मैं अंदर बिल्लियों और कुत्तों के दर्दनाक और दयनीय रोने की आवाज़ें सुन सकता था, जैसे वे अपने मालिकों के आकर उन्हें बचाने का इंतजार कर रहे हों। मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैं डर रहा था कि मेरी बिल्ली को सच में कुछ हो गया है। मालिक से परमिशन लेने के बाद मैं अंदर ढूंढने के लिए भागा। वहाँ बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ और कुत्ते तो नहीं थे,
लेकिन हर एक कमज़ोर और बीमार लग रहा था। वहाँ इतनी सारी रोती हुई बिल्लियाँ थीं और मैंने शाम से लेकर सुबह तक ढूँढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। सिस्टम ने आ भरी और मुझे दिलासा देने की कोशिश की। हो सकता है कुछ सालों में जब तुम्हारी बिल्ली का पुनर्जन्म हो, तो तुम घर जाने के कुछ समय बाद उसे फिर से अडॉप्ट कर सको। मैंने अपने दाँत पीस लिए। मैं अपनी बिल्ली के अगले जन्म का इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार जब मैं निराशा की कगार पर था, या मालिक ने एक कोने की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या वह यही है? मैं तेज़ी से पलटा और देखा जहाँ वह इशारा कर रहा था। कोने में पड़ी बिल्ली बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। मैं खुद को उसका नाम धीरे से पुकारने से नहीं रोक पाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी सांसें रुक चुकी थी। उसी पल मैं टूट गया और रोने लगा। अगर मुझे वह जल्दी मिल जाता तो मैं उसे बचा सकता। मैं जितना इसके बारे में सोचता उतना ही फूट फूट कर रोता। मैं दुख से लगभग बेहोश होने वाला था। क्लोए ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका चेहरा उदास था। कोई बात नहीं, हम एक और बिल्ली ले आएंगे। क्यों ना हम बाद में एक नई बिल्ली ले आएं। मेरी नाक क्लो के परफ्यूम की खुशबू से भर गई थी और मैंने पहचान लिया कि यह फ्रीजिया था जो लियम का पसंदीदा था। मैंने सुन्न होकर उसे धक्का दे दिया। नहीं शुक्रिया। क्लोए ने मुझे जबरदस्ती अपनी तरफ घुमाया और पूछा, क्यों? तुम अचानक इतने रूखे क्यों हो रहे हो? क्या तुम अब मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करते? मैंने एक दुख भरी मुस्कान दी। उसकी बातें मुझे पूरी तरह से बेतुकी लग रही थी। मालिक अचानक बोल पड़ा, तुम्हारी कार में कोई है जो बार बार दरवाजा पीट रहा है। वे बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। यह सुनकर क्लो तुरंत कार की तरफ भागी। जैसे ही वह गई, मेरे दिल में वह तेज दर्द फिर से उठ गया। सिस्टम की घबरकी हुई पुकारों के बीच मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे क्लो की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी, हार्ट फेलियर। डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानते भी हो? क्लोए मेरी बगल में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट थी। मैं शांति से मुस्कुराया। यह तो बहुत अच्छी बात। अब तुम्हारे और लियम के एक साथ होने के रास्ते में कोई नहीं आएगा। क्लो की पुतलियां कांप उठीं। तो तुम शुरू से ही मुझे छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, है ना? तुम्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने का क्या हक है? मैंने अपना सिर नीचे किया। शायद मैंने सच में कभी क्लो से प्यार किया था, लेकिन वह सब अतीत की बात थी। मैंने उसे अपनी ठंडी नज़रों से देखा। क्योंकि तुमने बार हाइफन बार मेरे ठीक सामने मेरे ऊपर एलियम को चुना है, तुम इसके लायक नहीं हो। मैंने बहुत पहले ही तुमसे प्यार करना बंद कर दिया था। क्लो अपने आंसू नहीं रोक पाई। मैंने अपना हाथ उठाया और उसके आंसू पोंछ दिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ और तुम आखिरकार उसके साथ हमेशा के लिए खुशी से रह सकती हो, है ना? क्लोए मुझ पर चिल्लाई। मैं पिछले कुछ दिनों से सिर्फ तुम्हारे लिए नाटक कर रही थी। क्या तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? मैंने जानबूझकर कहा था कि तुम सिर्फ मेरे असिस्टेंट हो। मैंने जानबूझकर तुमसे उससे माफ़ी मंगवाई थी। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार करती आई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक सिस्टम है और जैसे ही मेरे लिए तुम्हारा अफेक्शन वैल्यू 100 तक पहुँचेगा, तुम चले जाओगे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम जाओ, इसलिए मुझे वो वैल्यू कम रखने के लिए तुम्हारे साथ रूखा बर्ताव करना पड़ा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर यह 100 तक नहीं भी पहुँचा तो भी तुम घर जा सकोगे। अब यह सिस्टम तुम्हें घर ले जा रहा है ना? सिस्टम मेरी बगल में तैर रहा था। उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम दोनों हाँफ रहे थे और खामोशी से एक दूसरे को घूर रहे थे। यह सन्नाटा तब टूटा जब लियम ने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। क्लो, क्या तुमने अभी जो कहा वह सच था? मैंने जानबूझकर के लो को उसके ठीक सामने किस करने के लिए अपनी तरफ खींचा। वह झूठ बोल रही थी। क्लो की आंखें तुरंत चमक उठीं। लेकिन जब उसने और करीब आने की कोशिश की तो मैंने उसे धक्का दे दिया। तुम नहीं चाहती ना कि मैं जाऊं? ठीक है, उससे कहो कि वह अपने घुटनों के बल बैठे जमीन पर सिर झुकाए और मेरी बिल्ली से माफी मांगे और फिर यहां से दफा हो जाए। क्लोए ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी देखकर मुझे समझ आ गया कि वह ऐसा नहीं कर सकती। लियम की आंखों में तुरंत आंसू भर आए। इतन, तुम जानते हो कि मैं क्लो से कितना प्यार करता हूँ। मैं 4 साल पहले सिर्फ इसलिए विदेश गया था क्योंकि हमारा झगड़ा हो गया था। और तुम, जब वह कमज़ोर थी तब तुमने मौके का फ़ायदा उठाया। हर कोई तुम्हें बेशर्म कहता था और मैंने ही तुम्हारा बचाव किया। अगर मैं ना होता तो इंटरनेट पर तुम्हारी धज्जियां उड़ गई होती। तुम तो उसे छोड़ने ही वाले थे। तो अब तुम फिर से उससे क्यों चिपक रहे हो? बात करते करते लियम सच में अपने घुटनों के बल बैठ गया। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। प्लीज़ क्लो को मुझे वापस दे दो। ठीक है। क्लोए उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन एलियम पीछे हट गया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, जब तक ईथन मुझे माफ़ नहीं कर देता मैं नहीं उठूंगा। अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा खुला था और वहां से गुजरने वाले सभी लोगों ने उसे ज़मीन पर घुटने टेके हुए देखा, जिससे मैं एक विलेन की तरह लग रहा था। क्लोए उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई और उसे सहारा देने की कोशिश करने लगी। तुम्हारे कहने पर वह पहले ही घुटनों के बल बैठ चुका है। क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है? मैंने उसे नीचे देखा। क्योंकि तुम उसे इतना बचाना चाहती हो, तो तुम भी घुटनों के बल क्यों नहीं बैठ जाती? उसकी तरफ से प्रायश्चित के रूप में। मेरे ये शब्द सुनकर क्लो के चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए। मैं हंसा। क्या यही वो प्यार है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? तुम मेरे लिए घुटनों के बल भी नहीं बैठ सकती। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, बस बाहर निकल जाओ। जब से उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था, क्लोए ने ऐसी जिंदगी जी थी जिसमें हर कोई उसे सिर आंखों पर बिठाता था। फिर मैं आया और मैंने उसे और भी ज़्यादा अनमोल मानकर प्यार किया। उसके साथ कभी ऐसा बर्ताव कब हुआ था?
उसने अपना सिर झुकाने से मना कर दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे अपनी मनचाही हर चीज़ मिल जाए? लियम को ख्लो से चिपक कर इस तरह से बेबस और मासूम नाटक करते हुए देखकर मुझे एक तरह का सुकून मिल रहा था। अचानक ख्लोई ने खींचकर एक चीख निकाली। आखिर में वह लियम को तकलीफ में नहीं देख पाई और उसे उठा लिया। चलो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। वह सिर्फ एक बिल्ली ही तो थी। मैं तुम्हें बाद में बिल्कुल वैसी ही एक और बिल्ली ला दूंगी। लियम के सिर में दर्द है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह तुम्हारे सामने नहीं झुक सकता। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उसे अपने करीब खींचा और उसे एक थप्पड़ मार दिया। ख्लो बेनेट, तुम एक जानवर से भी बदतर हो। ख्लो का चेहरा और भी ज्यादा ठंडा और बेचैन हो गया। वह पलटी, उसने लियम का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। आने वाले दिनों में चाहे वह सेट पर शूटिंग कर रही हो या इवेंट्स में जा रही हो, ख्लो हमेशा लियम को अपने साथ रखती थी। पल भर में ही ऑनलाइन उनके शिपिंग फैन बेस की संख्या कई गुना बढ़ गई। है भगवान, तो लियम ने ख्लो के साथ रहने के लिए इंडस्ट्री छोड़ दी थी। वे एक साथ कितने प्यारे लगते हैं। आखिरकार एक जोड़ी जो सच में रियल है। क्या लियम कमबैक नहीं कर सकता? मैं उन्हें एक साथ एक्टिंग करते हुए देखना चाहती हूँ। ख्लोए ने पब्लिक ओपिनियन की इस लहर का फायदा उठाया और लियम के लिए मीडिया अपीयरेंस का इंतजाम किया। अचानक एक कपल के रूप में उनके चर्चे आसमान छूने लगे और उन्होंने कई जॉइंट प्रोडक्ट एंडोर्समेंट की घोषणा कर दी। लेकिन जब देर रात ख्लोए मुझसे मिलने अस्पताल आती थी, तो वह हमेशा पूछती थी, क्यों तुम बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहे हो? मैंने उसे कभी कोई जवाब नहीं दिया। अगली बार जब मैंने लियम को देखा, तो वह एक लाइव स्ट्रीम रियलिटी शो के जरिए अपना कमबैक कर रहा था। उस शो के एक हिस्से में उसे उसी अस्पताल में एक टास्क पूरा करना था जहां मैं भर्ती थी। लाइव स्ट्रीम शुरू होने से पहले वह और ख्लो एक गिफ्ट बैग पकड़े हुए थे। ईथन, बहुत दिनों बाद मिले। ख्लो और मैंने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए खरीदा है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। जब क्रू और बाकी लोगों ने उधर देखा और मुझे पहचाना, तो उनके चेहरे के भाव अजीब थे। जिसने ख्लो का ध्यान खींचने के लिए हार्ट फेलियर और कुछ ही दिन जिंदा रहने का यह पूरा नाटक रच दिया। तुमने तो मुझे लगभग बेवकूफ़ बना ही दिया था। लेकिन दूसरा आदमी हमेशा दूसरा आदमी ही रहता है। ख्लो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी। मेरी मानो तो ठीक होते ही यहाँ से दफ़ा हो जाना, वरना मैं ये पक्का करूंगा कि तुम इस इंडस्ट्री में टिक ना सको। मैं ये सोचकर हैरान था कि कितने अफसोस की बात है कि उसने 4 साल पहले ही एक्टिंग छोड़ दी। इतनी जल्दी चेहरे बदलने की उसकी इस खूबी के साथ वह अब तक बड़ी आसानी से कोई बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत चुका होता। मैंने अपना हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा और फिर उसके बाल पकड़कर उसका सिर नीचे खींचा और उसके कान में फुसफुसाया। क्या मुझे तुम्हें यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि तुम इस देश में वापस कैसे आए थे? ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि इज़ाबेला वैंस इस वक्त कहाँ है। अपनी प्यारी पत्नी से मिलना चाहते हो? लियम दर्द से चिल्लाया, फिर घबरा गया, लेकिन मजबूत दिखने का नाटक करते हुए बोला, यह सिर्फ एक खोखली धमकी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? मैं धीरे से हंसा। फिर बस इंतज़ार करो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा शो तैयार किया है। यह कहने के बाद मैंने दरवाजे की तरफ देखा। एक पतली औरत धीरे धीरे दरवाजे पर दिखाई दी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं और उसकी आवाज़ और भी ठंडी थी। लियम, तुमने मुझे सच में बहुत ढूंढवाया। लियम उस आवाज़ को मुझसे बेहतर जानता था। वह कांपने लगा। उसका रिएक्शन देखकर मुझे मज़ा आ रहा था। क्या हुआ? क्या तुम अपनी खुद की पत्नी की आवाज़ नहीं पहचानते? इज़ाबेला वैंस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी डायरेक्टर थी। कोई भी इस विस्फोटक कहानी को छोड़ना नहीं चाहता था। पल भर में ही उसकी वापसी की खबर ट्विटर के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में सबसे ऊपर पहुंच गई और साथ ही यह भी खुलासा हो गया कि वह और लियम शादीशुदा थे। लियम की अभी भी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम कौन हो? तुम्हें यह सब कैसे पता? मैंने सीधे जवाब दिए बिना मुस्कुराकर कहा। क्या तुम खुश हो? मैंने तुमसे कहा था कि अगर मेरी बिल्ली मरी तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं सच कह रहा था। असल में इज़ाबेला से मेरी मुलाकात एक इत्तेफाक। ख्लोए का दिल जीतने की 3 कोशिशों के बाद मैं नॉवेल की कहानी का ज़्यादातर हिस्सा भूल चुका था। लेकिन 2 दिन पहले एक अजनबी ने एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मुझसे कांटेक्ट किया और सीधे पूछा कि क्या मैंने लियम को देखा है। सिस्टम ने मुझे याद दिलाया कि यह इंसान नॉवेल की ओरिजिनल फीमेल लीड इज़ाबेला वांस थी। इज़ाबेला ने मुझे बताया कि लियम सिर्फ उसका पति ही नहीं है, बल्कि एक फरार कातिल भी है। तब मुझे पता चला कि लियम की हमेशा से इज़ाबेला से शादी हो चुकी थी और वह सिर्फ इसलिए वापस आया था ताकि वह ख्लो को अपने जाल में फंसा सके, इस उम्मीद में कि वह उसकी मदद कर पाएगी। मैंने लियम के शरीर को घुमाकर इज़ाबेला के सामने कर दिया। जाओ अपनी असली पत्नी से मिलो। कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा। इज़ाबेला आगे बढ़कर लियम को पकड़ने ही वाली थी कि उसे ख्लो ने रोक लिया, जो अभी अभी खाना लेकर लौटी थी। तुम क्या कर रही हो? इज़ाबेला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नफरत से बोली, इतने साल बीत गए और तुम अभी भी लियम की एक दयनीय पालतू कुतिया हो। ख्लो का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने पलटकर कहा, यह एक पब्लिक जगह है। तुम्हें उसे यहाँ से ले जाने का कोई हक नहीं है। लियम ने अपनी जान बचाने के लिए ख्लो का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे बचा लो ख्लो। इज़ाबेला को बहस करने का कोई शौक नहीं था और उसने बस अपने फ़ोन से एक वीडियो प्ले कर दिया। वीडियो में एक बार के कोने में एक जुए की मेज के चारों ओर कई लोग दिखाई दे रहे थे, जो खाली बोतलों से घिरे हुए थे। उनमें से एक लियम था, जिसका चेहरा शराब पीने की वजह से लाल हो रहा था और वह चिल्ला रहा था, उन्हें दिखाओ।
जब पासे का नंबर उसकी मर्जी का नहीं आया, तो डीलर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे पैसे देने को कहा। इजाबेला की वॉइस ओवर ने समझाया, इस वक्त तक लियम पहले ही $3 मिलियन हार चुका था और उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था। लियम, जो अपने हमेशा के जेंटल लुक से बिल्कुल अलग दिख रहा था, बेचैन आंखों से सिगरेट पी रहा था। इतनी जल्दी क्या है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी पत्नी तुम्हें पैसे दे दे। वह एक मशहूर डायरेक्टर है, एक अमीर वारिस है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे पैसे नहीं दे सकती? जिन लोगों के साथ वह जुआ खेल रहा था, वे माफ करने वालों में से नहीं थे। उसे बहाने बनाते देख। डीलर आगे की तरफ झुका। हाँ हाँ, क्या तुम पक्का अभी पैसे नहीं देना चाहते? उसके साथी। उसने खुद को रोका और लियम को घूरने लगा, इशारे का इंतजार कर रहा था। डीलर ने सबसे पहले होटल के कमरे में किसी दूसरी औरत के साथ लियम की एक फोटो निकाली। अगर तुम आज पैसे नहीं दे सकते, तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी पत्नी यह तस्वीर नहीं देखेगी। लियम का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह झटके से उस फोटो को छीनने के लिए आगे बढ़ा। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी पत्नी के पास पैसे हैं, उससे जाकर ले लो। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और डीलर के दोस्तों ने उसे मेज पर पटक दिया। तुम्हारी बिना पैसों के हमारे साथ खेलने की हिम्मत कैसे हुई? इसका एक हाथ काट दो। मेज पर दबा हुआ लियम चीखने लगा और पागलों की तरह हाथ पैर मारने लगा। इतनी घबराहट में उसने किसी तरह एक आदमी की कमर से चाकू निकाल लिया। एक पल के खौफनाक फैसले के साथ उसने उसे एक आदमी के दिल में घोंप दिया। उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए। जब सब लोग सदमे में घूर रहे थे, उसने उन्हें धक्का दिया और रात के अंधेरे में भाग गया। पूरा वीडियो इंटरनेट पर ब्रॉडकास्ट हो गया था और लाइव स्ट्रीम अचानक कट गई थी। भूत की तरह सफ़ेद पड़ चुका लिम ख्लो का हाथ पकड़े हुए रो रहा था। ऐसा नहीं है, वह मैं नहीं हूँ, यह सच नहीं है। हम सिर्फ दोस्त थे। मैं नशे में था। ये एक एक्सीडेंट था। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, तुम्हें करना ही होगा। क्लोए ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। इजाबेला ने उसे पकड़ा और बिना किसी लिहाज के उसे वहां से घसीटते हुए ले गई। लियम का जो बड़ा कमबैक लाइव स्ट्रीम होने वाला था, वह एक लाइव अरेस्ट में बदल चुका था। यह स्कैंडल पूरी रात चलता रहा और लोगों ने सेट पर नखरे दिखाने और क्रू मेंबर्स को थप्पड़ मारने वाले लियम के पुराने वीडियो भी निकाल लिए। एक के बाद एक लोग उसके घटिया चरित्र की निंदा करने के लिए सामने आए। मेरे घर जाने से ठीक पहले ऐसा सुकून देने वाला तमाशा देखना सच में बहुत मज़ेदार था। इजाबेला जल्दी से लियम को देश से बाहर ले गई, जहां उसे जेल का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो वह अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही बिताएगा। मेरे घर जाने में अब सिर्फ एक दिन बचा था। क्लो पिछले कुछ दिनों से मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। लियम की हरकतों ने उसे भी अपने साथ नीचे गिरा दिया। कई एंडोर्समेंट डील्स कैंसिल हो गई थी, जिससे उसे भारी पेनाल्टी फीस चुकानी पड़ी थी। इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट होने के बाद उसके पुराने दुश्मन भी उसकी इस बुरी हालत का फायदा उठाने के लिए बाहर निकल आए और उस पर धोखाधड़ी और टैक्स चोरी का आरोप लगाने लगे। उसने सालों की मेहनत से कमाए गए अपने सभी पैसों से अपने सारे कर्ज चुका दिए और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। मेरे जाने से 2 घंटे पहले मैंने दर्द सहा, खुद को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया और बैठकर सोचने के लिए एक कार लेकर बीच पर चला गया। मुझे बीच हमेशा से पसंद रहा है। यह वही जगह थी जहां मैंने पहली बार क्लो का दिल जीतने की कोशिश की थी। मैंने उसे देर रात अकेले धीरे धीरे पानी की तरफ चलते हुए देखा था, बिल्कुल अभी की तरह जब आसपास कोई और नहीं था। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि वह सुसाइड करने वाली है। इससे पहले कि सिस्टम मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी बता पाता, मैं पहले ही दौड़ कर गया और उसे बचा लिया। समंदर का पानी नाक मुंह में जाने से क्लो का चेहरा लाल हो गया था और उसकी बड़ी आंखें दयनीय और बेबस लग रही थीं। मुझे बाद में ही पता चला कि यह खूबसूरत औरत क्लो बेनेट थी, वही सेकंड फीमेल लीड जिसका दिल जीतने का काम मुझे सौंपा गया था। अपनी ख्यालों से बाहर आते हुए मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बगल में, वह क्लो थी। सिर्फ एक दिन में वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थकी हुई लगने लगी थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने उदारता से सिर हिलाया और बैठने को कहा। कुछ देर बाद वह अचानक बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैं थोड़ा हैरान था, मुझे उससे ये शब्द सुनने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं चाहकर भी कोई बात नहीं कह सका, क्योंकि उसने जो किया था वह सच में बहुत ज़्यादा था। मेरी खामोशी देखकर ख्लोए ने आगे कहा, मैंने कल रात एक सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि तुमने असल में मुझे पहले भी 2 बार जीतने की कोशिश की थी और यह तीसरी बार। उसने कहा कि सपने के अनुसार पहली बार बिल्कुल यही हुआ था, जब तुमने मुझे बचाया था। यह बोलते हुए वह अचानक मुस्कुराई और उम्मीद से मेरी तरफ देखने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि शायद किस्मत मुझे तुम्हें वापस पाने का एक मौका दे रही है? मैं भी मुस्कुराया। तो तुमने पक्का पूरा सपना नहीं देखा होगा। पहली 2 बार क्या हुआ था? ख्लोए जमसी गई, फिर अजीब तरह से सिर हिलाया। मैंने अपनी बात जारी रखी। यह तीसरी बार था जब तुमने मेरे ऊपर लियम को चुना था। ख्लोए ने तुरंत पलट कर कहा, यह कैसे मुमकिन है? मैं जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वह तुम हो। मैंने कंधे उचकाए, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं समझा। मैंने पूछा कि मेरे वापस जाने में कितना समय बचा है। सिस्टम ने मेरी तरफ से जवाब दिया, 1.5 घंटा। मेरा इंतजार करना। यह कहकर क्लो खड़ी हुई और तेजी से भाग गई। आधे घंटे बाद मेरे सामने आसमान में अचानक आतिशबाजी की बड़ी बड़ी रोशनियां चमक उठी। क्लो पूरी ताकत से चिल्ला रही, ईथन कोल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने बहुत सारे पटाखे खरीदे थे और वह एक के बाद एक उन्हें जलाने के लिए भाग दौड़ कर रही थी। जब सिर्फ 1 मिनट बचा था, वह हाँफते हुए मेरे पास वापस दौड़ कर आई और पूछा, जब तुम घर जाओगे तो क्या तुम मुझे फिर भी याद रखोगे? मैंने अपना सिर हिलाया, शायद नहीं। यह आतिशबाजी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इसे या किसी और चीज़ को याद नहीं रखना चाहता। क्लोए के होठों के कोने धीरे धीरे नीचे की तरफ लटक गए।
जैसे जैसे सिस्टम ने उल्टी गिनती शुरू की, मेरा शरीर पारदर्शी होने लगा। 10 सेकंड बचने पर क्लो ने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। उसके आंसू मेरे कंधे पर गिर रहे थे और वह बार बार कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो। 9 सेकंड पर उसने अपनी पिछली गलतियों को माना। 8 सेकंड पर उसने कहा, मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रही हूँ, मैं बस तुमसे भीख मांगती हूँ कि मुझे भूलना मत। 7 सेकंड पर उसने कहा, ईतन कोल, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो इकलौता सही काम किया है वह तुमसे प्यार करना था। 6 सेकंड पर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ईतन। अगले 5 सेकंड तक, चाहे वह कितनी भी कसकर मुझे पकड़े रहे, मैं उसकी बाहों में घुलता रहा। वह सिसकते हुए अपने आखिरी शब्द बार बार दोहरा रही। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से गायब हो जाता, मैंने एकदम सपाट आवाज में कहा, क्लो बेनेट, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ भूल जाऊंगा, अलविदा। इसके साथ ही मैं एक शून्य में गिर गया और सिस्टम द्वारा मुझे मेरी अपनी दुनिया में वापस भेज दिया गया। ईथन कोल सच में उसकी बाहों से गायब हो गया। फ्लो देखती रही कि कैसे मैं उसकी बाहों में तारों की रोशनी के टुकड़ों में बदल गया और गायब हो गया। वह बस खाली हवा को पकड़े हुए फूट फूट कर रो रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी को खोना इतना दर्दनाक हो सकता है। अगर उसे पता होता कि इसका अंजाम यह होगा तो उसने कभी वे नखरे नहीं दिखाए होते या जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं की होती। क्ले खड़ी हुई और धीरे धीरे अपने घर की दिशा में चलने लगी। तभी उसे पीछे से कुछ शोर सुनाई दिया, जिसके बाद तेज कदमों की आवाज आने लगी। खतरा भांपते हुए क्लोए अपनी जान बचाने के लिए तब तक भागी जब तक कि वह एक गली में घिर नहीं गई। जो आदमी खा रहे थे उनकी आंखें खौफनाक थीं और उनके हाथों में चाकू थे। क्लोई समय पर बच नहीं पाई और उसने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने मास्क पहने हुए थे और बस शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, तुम्हें यह जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर लौटने के बाद मैं दोपहर तक सोता रहा। जब मैंने अपना दरवाज़ा खोला तो मैंने अपनी मॉम को देखा, जिन्हें मैंने इतने लंबे समय से नहीं देखा था। वह मुझे खाना खाने के लिए बुला रही थी। सिस्टम अभी तक गया नहीं। उसने मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद घर लौटते समय क्लो का खून कर दिया गया और मरते वक्त वह मेरा ही नाम बड़बड़ा रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली, यह सोचते हुए कि इतनी कम उम्र के इंसान का ऐसे मरना कितनी बड़ी बर्बादी। सिस्टम खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, क्या तुम्हें याद है कि वह कौन है? मैंने पलकें झपकाईं। मेरे अंदर एक उलझन सी महसूस हो रही थी। मुझे याद नहीं, लेकिन अगर किसी को भुला दिया गया है तो वह शायद अच्छा इंसान नहीं होगा, है ना? ऐसा लगा जैसे सिस्टम ने राहत की सांस ली हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरे अकाउंट में 5 मिलियन की रकम ट्रांसफर कर दी और फिर कभी दिखाई नहीं दिया।